नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube प्लेटफॉर्म जय राजपूताना में। आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के एक ऐसे युद्ध के बारे में जो अपने स्वाभिमान, गौरव और राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए लड़ा गया था, जो हल्दी घाटी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस युद्ध को खमनोर का युद्ध भी कहते हैं। यह नाम अकबर के इतिहासकार अबुल फजल ने दिया था। अकबर के ही एक इतिहासकार बदायूनी ने इसे गोगुंदा का युद्ध भी कहा। बदायूनी अकबर का दरबारी इतिहासकार था। दोस्तों, हल्दी घाटी का यह जग प्रसिद्ध युद्ध 18 जून सन 1576 ईस्वी को लड़ा गया था। दोस्तों, हल्दी घाटी गोगुंदा की पहाड़ियों और खमनोर की पहाड़ियों के बीच एक तंग पहाड़ी दर्रा है, जिसकी मिट्टी का रंग हल्दी जैसा है। कहते हैं कि इस युद्ध में हुए भयानक नरसंहार के बाद सैनिकों के खून से यहाँ की मिट्टी का रंग लाल हो गया था। अंग्रेज इतिहासकार कर्नल जेम्स स्टार्ट ने इस युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली भी कहा है। कर्नल जेम्स स्टार्ट को राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है। दोस्तों, थर्मोपल्ली वर्तमान ग्रीस के अंदर एक स्थान है। दोनों युद्ध में समानता के कारण व उद्देश्य में काफी समानता होने के कारण कर्नल स्टार्ट ने इसे थर्मोपल्ली का नाम दिया था। थर्मोपल्ली दरअसल फारस व यूनान की सेना के बीच लड़ा गया एक युद्ध था। फारस की सेना का नेतृत्व जेरक्सिस कर रहे थे और यूनान की सेना का नेतृत्व लियोनिडोस कर रहे थे। इस युद्ध में असली हीरो लियोनिडोस ही रहे। यूनान की सेना काफी छोटी होने के बाद भी अपने स्वाभिमान, राष्ट्र के गौरव और राष्ट्र की स्वाधीनता को बचाने के लिए युद्ध के मैदान में कूद पड़ी थी एवं जेरक्सिस के सामने घुटने नहीं टेके और अंतिम दम तक लड़ती रही। हालांकि इस युद्ध का परिणाम फारस के पक्ष में रहा, परंतु जीत तो यूनान की ही मानी गई। अब हम हल्दी घाटी के युद्ध को विस्तार से समझते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप व मुगल सम्राट अकबर के बीच लड़ा गया था। मेवाड़ी सेना का नेतृत्व स्वयं महाराणा प्रताप कर रहे थे एवं अकबर की सेना का नेतृत्व आमेर के शासक मानसिंह प्रथम व आसफ खां कर रहे थे। महाराणा की ओर से जो योद्धा युद्ध के मैदान में उतरे थे वो थे बीदा झाला, झाला सामंत, राणा पुंजा एक आदिवासी सरदार थे, राम सिंह तोमर जो ग्वालियर के शासक थे और हाकिम खां सूर जो कि एक अफगान योद्धा था, जो एक छोटी सी अफगानी सैनिकों की टुकड़ी के साथ युद्ध के मैदान में महाराणा की ओर से लड़ रहा था। अकबर की सेना का नेतृत्व मान सिंह प्रथम कर रहे थे जो आमेर के शासक थे और आसफ खां युद्ध का सेनापति नियुक्त किया गया था। सैयद हाशिम हरावल पंथी को संभाल रहे थे। मीतर खां एक सामंत थे जो इस युद्ध में लड़ रहे थे। बदायूनी जो अकबर का इतिहासकार था वो भी इस युद्ध का चश्मदीद गवाह था। जब युद्ध शुरू हुआ तो महाराणा की सेना पहाड़ी के ऊपरी ढलान पर थी और बनिस्बत अकबर की सेना निचले हिस्से में थी। महाराणा ने एक तरफा अंदर घुसकर युद्ध करने की ठानी। मेवाड़ी राजपूती सैनिकों ने तीर और भालों से ताबड़तोड़ हमला किया। राजपूत सेना की दो टुकड़ियां सीधे ही अकबर की सेना से भिड़ गई और मारकाट मचाने लग गई। कुछ समय के लिए अकबर की सेना में हड़कंप मच गया और बदहवास स्थिति में सेना मैदानी क्षेत्रों की तरफ भागने लग गई। इस बदहवास स्थिति को संभालते हुए अकबर के एक सामंत मीतर खां ने देखा। मीतर खां ने तुरंत एक झूठी अफवाह फैलाई कि मुगल बादशाह स्वयं एक बड़ी सेना लेकर रक्त तलाई के नीचे आ चुके हैं, जो कि बनास नदी के किनारे है। कुछ समय के लिए अकबर की सेना में जान आई। अब अत्यधिक जोश में उत्तेजित होकर मेवाड़ की सेना नीचे मैदानी क्षेत्र की ओर उतरने लग गई, जो महाराणा की ओर से हुई एक भूल ही थी। स्थिति को भांपते हुए ग्वालियर के सामंत राम सिंह तोमर ने महाराणा को सलाह दी कि मेवाड़ी सेना संख्या बल में कम है और नीचे उतरना हमारे लिए ठीक नहीं रहेगा। अब रक्त तलाई के इस मैदानी क्षेत्र में हुए युद्ध में कुछ समय के लिए अकबर का पलड़ा भारी रहा, क्योंकि यहाँ अकबर की सेना संख्या बल में बहुत ज्यादा थी और अकबर की सेना तोपों के गोलों, तीरों से महाराणा की सेना पर ताबड़तोड़ हमले कर रही थी। कुछ देर के लिए यहाँ अकबर की सेना भारी पड़ने लग गई थी, परंतु महाराणा के सैनिक अपनी जान की परवाह न करते हुए सीधे मुगलिया सेना को तलवारों से काट रहे थे। युद्ध लड़ते लड़ते दोपहर का समय हो चला था। जून का महीना था और भयंकर गर्मी से दोनों सेनाओं का खून खोल उठा था।
मेवाड़ी राजपूती सेना के अलावा मानसिंह की ओर से भी राजपूत सैनिकों का एक बड़ा दल था। दोनों ओर से रक्त के प्यासे राजपूत सैनिक भी एक दूसरे से मार काट कर रहे थे। एक समय बदायूनी ने टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे आसफ खां से पूछा कि यह समझ में नहीं आ रहा है कि सेना में राजपूत सैनिक कौन से अपनी ओर के हैं और कौन से मेवाड़ी सेना के हैं। इस पर आसफ खां बोला, तुम तो केवल हमला करते जाओ, चाहे किधर के भी राजपूत मरे, हर हाल में फायदा तो इस्लाम का ही होगा। अब महाराणा की ओर से लूना और राम प्रसाद, दो प्रशिक्षित हाथी, मुगल सेना की भीड़ में छोड़ दिए। ये हाथी मुगलिया सेना को रोकते हुए आगे बढ़ने लगे, जिससे हाहाकार मच गया। अब मुगल सेना ने भी अपने दो प्रशिक्षित हाथी गजमुक्ता व गजराज को छोड़ा। मुगल सेना के सेनापतियों ने राम प्रसाद व लूना के महावतों के सिर में गोली मार दी। दोनों हाथियों को नियंत्रित कर लिया व राम प्रसाद को पकड़कर बाद में अकबर के दरबार में पेश कर दिया, जिसका नाम वहां पीर प्रसाद रख दिया था। दोस्तों, अब तक दो मोर्चों की लड़ाई लड़ी जा चुकी थी। अब युद्ध में एक रोचक और निर्णायक मोड़ आया। युद्ध लड़ते लड़ते महाराणा की नजर मानसिंह पर पड़ी। मानसिंह अपने मर्दाना हाथी पर सवार था। महाराणा भी अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार थे। अब महाराणा मुगलिया फौज को चीरते हुए अपने कुछ साथियों के साथ सीधे मानसिंह के पास पहुंचे। जैसे ही महाराणा मानसिंह के पास पहुंचे, चेतक ने अपने दोनों अगले पैर उछालकर मानसिंह के हाथी के मस्तक पर रख दिए और तुरंत महाराणा प्रताप ने अपने भाले से मानसिंह पर जोरदार प्रहार किया, परंतु मानसिंह घबराकर हाथी के ओहदे में झुक गया, जिस कारण मानसिंह के प्राण बच गए। परंतु मानसिंह के महावत ने भाले को अपने शरीर पर ले लिया व महावत की उसी समय मृत्यु हो गई। अब चेतक ने अपने पैर नीचे जमीन पर रखने चाहे, परंतु हाथी की सूंड में एक बड़ा खंजर लगा हुआ था, जिस कारण चेतक के पैर कटने से कुछ घायल हो गए। कुछ समय के लिए महाराणा को चारों ओर से मुगल सेना ने घेर लिया था, परंतु वे चारों तरफ अपनी तलवार से मुगल सेना को काट रहे थे। इसी समय महाराणा ने स्वयं और चेतक के घायल होने के बावजूद एक व्यक्ति बहलोल खां पर अपनी तलवार से इतना जबरदस्त प्रहार किया कि बहलोल खां को घोड़े सहित दो टुकड़ों में काट दिया। दोस्तों, क्या दृश्य रहा होगा उस समय युद्ध का। शौर्य व ऐसी अप्रतिम वीरता की कल्पना भी रोंगटे खड़े कर देती है। मुगलों से लड़ते लड़ते अब महाराणा व चेतक भी घायल हो चुके थे। इस दृश्य को महाराणा के एक सामंत बीदा झाला, जिन्हें झाला मन्ना या झाला मानसिंह भी कहते हैं, ने देख लिया। वे तुरंत महाराणा के पास अपने सैनिकों के दल के साथ पहुंचे और महाराणा को सुरक्षित स्थान की ओर ले गए। उन्होंने महाराणा से निवेदन किया कि इस समय आपका सुरक्षित रहना मेवाड़ के हित में है। वह तुरंत ही महाराणा का मुकुट व राजचिन्ह स्वयं धारण कर युद्ध मैदान की ओर चल दिए। झालामान कदकाठी में महाराणा प्रताप जैसे ही दिखते थे। उन्होंने सोचा कि यदि इस समय लड़ते लड़ते महाराणा की मृत्यु हो जाती है तो यह मेवाड़ी सेना के लिए बहुत हानिकारक होगा और मुगलों का एक तरफा मेवाड़ पर आधिपत्य हो जाएगा। झालामान ने यही विचार किया था कि यदि महाराणा सुरक्षित रहे तो मेवाड़ सुरक्षित रहेगा। बाद में लड़ते लड़ते इस वीर योद्धा ने अपने प्राणों की बलि दे दी। महाराणा को युद्ध भूमि से उनका घोड़ा चेतक बाहर की ओर ले जाता है और एक ऊंची पहाड़ी से नाले के उस पार लगभग बीच में 27 फीट का नाले सहित छलांग लगा देता है, जिससे महाराणा घायल हो जाते हैं और चेतक की उसी समय मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार एक स्वामी भक्त घोड़ा अपने मालिक को युद्ध भूमि से दूर ले जाता है और स्वयं अपने जान की बलि दे देता है। जिस स्थान पर चेतक की मृत्यु हुई थी उस स्थान पर आज एक समाधि स्थल बना हुआ है। यह स्थान बलीचा गांव में स्थित है। अमर काव्य वंशावली एवं राज प्रशस्ति दो ऐसे स्रोत हैं जो ये बताते हैं कि महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह व महाराणा की भेंट भी इसी स्थान पर हुई है जहां पर चेतक की समाधि स्थल बना हुआ है। शक्ति सिंह इस युद्ध में मुगलों की ओर से लड़ रहे थे, परंतु अचानक युद्ध की दशा देखकर उनका भातृ प्रेम जागा और उन्होंने महाराणा से पांव पकड़कर माफी भी मांगी। कुछ इतिहासकार एवं भाटचारण अपने ग्रंथों में लिखते हैं कि जब महाराणा का घोड़ा उन्हें युद्ध भूमि से सुरक्षित स्थान की ओर ले जा रहा था, तब कुछ मुगल सैनिकों ने उन्हें देख लिया और घायल महाराणा का पीछा करते हुए वे
चेतक की समाधि स्थल तक पहुंच गए थे। जब महाराणा चेतक की मृत्यु पर दुखी होकर अश्रुपूरित थे, तब इन सैनिकों ने महाराणा पर हमला बोलना चाहा, परंतु पीछे से शक्ति सिंह ने तलवार से उन्हें मौत के घाट उतार दिया। परंतु दोस्तों, दो इतिहासकार गौरीशंकर हीरचंद ओझा व गोपीनाथ शर्मा इस प्रकार की मुलाकात का खंडन करते हैं। वे कहते हैं कि शक्ति सिंह अपने पिता के समय ही चित्तौड़ में हुए एक आक्रमण में काम आ गए थे, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई थी। कुछ क्षेत्रीय साहित्यकार यह भी मानते हैं कि शक्ति सिंह ने चेतक की मृत्यु के बाद अपने घोड़े को महाराणा प्रताप को दे दिया था और अपने भ्रातृत्व कर्तव्य का पालन किया। अब महाराणा सीधे कोलियारी स्थान पर पहुंच गए थे। इस स्थान पर महाराणा के घायल सैनिकों के उपचार की व्यवस्था रखी थी। हल्दी घाटी के मैदान में शेष बचे राजपूत योद्धाओं ने जान की बाजी लगाना शुरू कर दी थी और युद्ध भयंकर हो चला था। कुछ समय लड़ने के बाद अब दोनों सेनाएं युद्ध भूमि से अपने अपने डेरे की ओर जाने लगी थी। अब युद्ध में एक मोड़ और आता है। जब मुगल सेना अपने डेरों की ओर लौट रही थी, तो युद्ध के अंतिम पड़ाव पर राणा पुंजा के नेतृत्व में भील तीरंदाजों की टुकड़ियां पहाड़ों पर बैठी थी। उन्होंने मुगल सेना पर ताबड़तोड़ हमला किया और उन्हें लूट लिया। कहते हैं कि भील सैनिकों ने रात भर मुगलिया सेना को चैन से सोने तक नहीं दिया। अब मुगल सेना अपना डेरा छोड़कर गोगुंदा की ओर जाने लगी। आगे महाराणा प्रताप ने गोगुंदा जाने वाले सारे मार्ग अवरुद्ध कर दिए और मुगल सेना बीच में ही एक निर्जन स्थान पर पड़ाव डालने पर मजबूर हो गई। कहते हैं कि भूखी प्यासी मुगल सेना ने रात में अपने ऊंटों व घोड़ों को काट कर भोजन की व्यवस्था की एवं कुछ कच्चे आम खाए। युद्ध का परिणाम। दोस्तों, इस युद्ध में दोनों ही पक्षों के इतिहासकार अपने अपने पक्ष की विजय बताते हैं, परंतु आम इतिहासकारों की राय में यह युद्ध अनिर्णित माना गया। राजस्थान सरकार की बोर्ड की पुस्तक राजस्थान का इतिहास और संस्कृति में उल्लेख किया गया है कि इस युद्ध में महाराणा प्रताप की ही जीत हुई थी, क्योंकि दोस्तों, जब मानसिंह प्रथम व आसफ खां को नेतृत्व देकर युद्ध के मैदान में भेजा गया था, तो अकबर का केवल एक ही लक्ष्य था कि महाराणा को जीवित या मुर्दा पेश किया जाए या एक तरफा मेवाड़ पर कब्जा कर लिया जाए, परंतु वे दोनों ही काम करने में नाकाम रहे। कहते हैं कि क्रोधित होकर अकबर ने मानसिंह को दिल्ली दरबार से 6 महीने के लिए निष्कासित कर दिया था। इस युद्ध की दूसरी घोर करने की बात यह है कि इस युद्ध के बाद महाराणा का मनोबल बहुत ऊंचा हो गया था और उन्होंने अपने स्थानीय जागीरदारों को पट्टे व ताम्रपत्र भी वितरित किए थे। भारत सरकार के एएसआई की तत्कालीन रिपोर्ट भी इस बात की पुष्टि करती है। अतः दोस्तों, यह माना जाएगा कि हल्दी घाटी के इस युद्ध में महाराणा प्रताप की ही जीत हुई थी। दोस्तों, हल्दी घाटी के युद्ध का प्रसंग आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। जय राजपूताना, जय मां भवानी, जय भारत।